Hello guys, welcome back. My name is Akash Jaiswal and welcome to the channel The Success Way. आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12 और क्लास 11 के लिए। देखिए बेसिकली हम इसमें क्लास 12 और क्लास 11 दोनों के लिए ही रिलेशन के बारे में बता देते हैं और प्लस यहाँ जो हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारे एंट्रेंस लेवल में भी काम आएगा। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा रिलेशन जो कि आपका एंट्रेंस लेवल से लेके जहां तक है या फिर 11 लेवल से लेके जहां तक आपका रिलेशन काम आएगा वहां तक रिलेशन हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो लोग अभी एंट्रेंस एग्जाम्स और जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 12 और क्लास 11 के क्लास को। तो फाइनली ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो क्लास ओरिएंटेड या जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए या एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस या फिर नोट्स ओरिएंटेड या फिर ट्रिक ओरिएंटेड वीडियो जो भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फाइनली ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? सबसे पहला जो हमारे पास बात आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, या रिलेशन हमारे पास होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं रिलेशन। देखिए अगर हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन देने जाएं कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन, तो हम लोग बोलते हैं किसी एक चीज का दूसरे चीज के साथ जुड़ना, किसी भी एक चीज का या किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना इज नोन एज रिलेशन। ये हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में हुआ रिलेशन का डेफिनेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक हस्बैंड का एक वाइफ के साथ, मतलब एक मेल का एक फीमेल के साथ रिलेशन इज नोन एज रिलेशन। मतलब कि एक मेल का एक फीमेल के साथ जुड़ना इज नोन एज रिलेशन। एकदम कॉमन लैंग्वेज में, एकदम आपके बेसिक लैंग्वेज में जो आप समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन का प्रॉपर डेफिनेशन। तो नहीं बोलेंगे, ये हमारा हो गया नॉर्मल डेफिनेशन जो हम लोग दिए। अब जो बात करना हमारे पास मैथमेटिकल टर्म से रिलेट करके अगर हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करें कि व्हाट इज रिलेशन, तो मैथमेटिकल टर्म में हमारे पास रिलेशन क्या होता है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो आइए देखिए मैथमेटिकल टर्म में जो हमारे पास रिलेशन का डेफिनेशन होता है वो हम यहाँ पे लिख के रखे हैं। रिलेशन का डेफिनेशन क्या लिखे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब सभी को पता है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, खाली नहीं रखना है। क्लियर है चीज? अब ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन आर फ्रॉम, आर इज अ रिलेशन, रिलेशन को डिनोट किया जाता है आर से। ठीक है, डिनोटेड बाय, ठीक, रिलेशन को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, यानी कि देन आर इज आर फ्रॉम ए सेट, फ्रॉम अ सेट ए। जो हमारे पास बोला गया, देखिए यहाँ पे कि देन द रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू द सेट बी, मतलब कि हमारा रिलेशन तभी कहलाएगा जब ए सेट का रिलेशन बी सेट के साथ होता है और उसका सबसेट क्या होना चाहिए, इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी, और वो क्या होना चाहिए, ए और बी का पार्ट होना चाहिए। मतलब कि ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का जो भी हमारे पास सेट आएगा, जो भी हमारे पास सबसेट बनेगा, दिस सबसेट इज नोन एज रिलेशन। क्या बोले? दिस सबसेट इज नोन एज रिलेशन। अब आप लोग बोलिएगा कि सर एग्जांपल दिखाइए कि ये रिलेशन होता क्या है, कैसे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ए एक सेट हम लिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक, और बी एक सेट ले यहाँ पे ए बी, ठीक है, तो हमारे पास ए और बी का मल्टीप्लिकेशन दैट मींस ए क्रॉस बी, यानी कि 1 2 3 इंटू ए कॉमा बी। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है 1 कॉमा ए। ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दे के 1 इंटू ए यानी कि ए, नहीं 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 नहीं, ए का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन दैट मींस a, 1 और 1 का a के साथ मल्टीप्लिकेशन दैट मींस 1, a। फिर वही काम 1, b, फिर वही काम 2, a, फिर 2, b,
फिर 3, A और 3, B। ठीक है, ये हमारे पास आया। ये A और B के मल्टीप्लाई करने से इन दोनों सेट का सबसेट मिला, मतलब कि इन दोनों सेट से मिलके हमारे पास एक सेट मिला जिसे हम लोग बोलते हैं A और B का सबसेट। सबसेट बोलने का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट। सबसेट बोलने का मतलब क्या होता है? बाई प्रोडक्ट। यूजुअली जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो किसी ना किसी के थ्रू बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सभी के सभी स्टूडेंट, किसी ना किसी के बोलना गलत हो जाएगा, सभी के सभी स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के थ्रू बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स वो क्या हो गया? पेरेंट्स के सबसेट हो गए। दैट मीन्स अगर मान लीजिए सबसेट का जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि अगर A एक सेट है और B एक सेट है, मान लीजिए A में हम एलिमेंट लिए 1 to 10 और B में हम एलिमेंट लिए 2, 4, 6, 8, 10, दैट मीन्स इवन नंबर लिए 10 तक। ठीक, तो यानी कि B का पूरा एलिमेंट अगर A से बिलोंग कर रहा है, B का पूरा एलिमेंट अगर A से बिलोंग कर रहा है तो B इज अ सबसेट ऑफ A। दैट मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि पूरा एलिमेंट अगर बिलोंग करेगा दूसरे वाले सेट का तो वो सबसेट कहलाएगा दूसरे वाले सेट का। मतलब कि B का पूरा एलिमेंट A से बिलोंग करेगा, यानी कि B इज अ सबसेट ऑफ A। ये पहला लाइन यहाँ पे क्लियर किए कि सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो वही चीज हमारे पास देखिए, ये जो हमारे पास जो लिखे हैं वो पूरा का पूरा इन्हीं दोनों से बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ठीक, दिस इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3 एंड मतलब A एंड B। A और B का सबसेट है, मतलब A और B का मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। तो ये आया हमारे पास इसका, और इसी रिजल्ट को, दैट मीन्स ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। इसी रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। दैट मीन्स हम लोग रिलेशन का यहाँ से एक और डेफिनेशन ले सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सेट्स इज नोन एज रिलेशन। 2 सेट के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन। तो ये हमारे पास हुआ रिलेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन। मेनली अब जो बात करेंगे हम लोग इसमें, वो बात करेंगे इसके टाइप्स के ऊपर। देखिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है बोल के हम थोड़ा सा जल्दी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्या होता है बच्चे लोग की, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। दैट मीन्स उन्हें बहुत जल्दी देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो बच्चा देखना भी पसंद नहीं करता है, ये सभी लोग जानता है। तो यही चीज है कि हम थोड़ा जल्दी इसमें मूव कर रहे हैं, ना कि उतना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मेन टॉपिक है जो हमें इसमें पढ़ना है रिलेशन में, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि हमारे पास कितने तरह के रिलेशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए मेरा जो पर्सनल, ठीक है, वे है टीचिंग का, वो हम पढ़ा रहे हैं। हम पहले ही बोल दिए थे कि वीडियो मेरा क्या होने वाला है, बेसिक से लेके पूरा एंड तक होगा। दैट मींस बेसिक से लेके एंड तक बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें बेसिक पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और अपना क्लास 12 का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे। एक बार टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे आप लोग को कि बेसिक में हमारे पास कितने तरह का रिलेशन होता है, और एक बार टाइप्स ऑफ रिलेशन जो पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे कि क्लास 12 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने तरह का रिलेशन होता है। क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग बेसिक टाइप के ऊपर कि हमारे पास बेसिक टाइप में कितने तरह का रिलेशन है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, यूजुअली देखिए बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास बेसिक टाइप के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 तरह का रिलेशन होता है। सबसे पहला जो रिलेशन है उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी इज आल्सो नोन एज नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन या जीरो रिलेशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। और तीसरा जो हमारे पास टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप के रिलेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में कि हमारा एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। देखिए एक सेट मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे A, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं कि एक सेट ले लिए A 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पे हम बोले कि A का रिलेशन B के साथ है।
दैट मीन्स 1 का रिलेशन अगर मान लीजिए a का रिलेशन a के साथ ही लगा देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। ठीक है, मतलब a इंटू a करेंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे देते a माइनस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिए a माइनस बी इक्वल्स टू √3, तो हमारे पास जो भी सबसेट आया हुआ है उस सबसेट को इसमें बैठाने से अगर हमारे पास √3 आता है तो ये रिलेशन क्या लाएगा? क्या बोले कि जो भी हमारे पास सबसेट आया हुआ है उसे इस क्वेश्चन में बैठाने से हमारे पास अगर √3 आता है तो ये रिलेशन कहलाएगा, और अगर नहीं आता है तो ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। आपको हम एक बेसिक सा टिप्स देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कहीं भी सेट में रूट के टर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हमारे पास पूरे सेट में कहीं भी रूट के टर्म में कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स एक चीज आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रूट में आना तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि जब भी किसी भी सेट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ना हो, ठीक है, या कोई भी मेल ना हो, कोई भी कुछ भी पॉसिबल ना हो, उस जगह पे हमारे पास आता है एम्प्टी रिलेशन, और एम्प्टी रिलेशन इज डिनोटेड बाय R इक्वल्स टू नल सेट। ठीक है, इससे हम लोग को एम्प्टी रिलेशन डिनोट किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इसमें से 1, 1 बैठा रहे हैं, यहाँ पे लिखे पुट 1, 1, यानी a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू √3 बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया और √3 डज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये क्या है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो दिस इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जब वो वेरीफाई नहीं करेगा सेट को। क्लियर है चीज? पहला टॉपिक हमारे पास यही आया कि एम्प्टी रिलेशन बोलने का मतलब हुआ कि जब वो वेरीफाई नहीं करेगा सेट को, तो यानी ये हमारे पास हुआ एम्प्टी रिलेशन का कॉन्सेप्ट। दूसरा जो आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए अगर मान लीजिए A एक सेट है आपके पास 1, 2 और 3, ठीक है, और इसका हम R निकालने को बोल रहे हैं, तो आप R निकालिएगा तो आपके पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है, सॉरी 1, 5 नहीं, 1, 4 भी नहीं, यहाँ पे होगा 1, 3 तक लास्ट होगा, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, सॉरी 2, 4 भी नहीं, फिर 2, 3, और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन बोलने का मतलब क्या होता है, समझिए पहले बात को। आइडेंटिटी रिलेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास सिमिलर सेट का रिलेशन सिमिलर के साथ होता है और उसमें सेम एलिमेंट का रिलेशन सेम एलिमेंट के साथ होगा, दिस रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप लोग बोलिएगा सर कैसे आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, किस तरह से आइडेंटिटी रिलेशन होगा ये? जैसे देखिए नॉर्मली मान लीजिए हम हैं, ठीक है, अब सबसे पहले अगर मान लीजिए 4 आदमी जल रहा है और हम भी वहां पे जल रहे हैं, तो हम सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट करेंगे? अपने आप को, ना कि वो 4 आदमी को। देखिए पहला बात ये समझ लीजिए, पहले अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो हम जाके उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब नहीं, हम जलते रहेंगे भाई, जाके उनको ठीक है प्रोटेक्ट करना है, पॉसिबिलिटीज है। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे। दैट मीन्स मेरा सबसे पहला जो रिलेशन हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है सिमिलर का रिलेशन सिमिलर के साथ, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट का रिलेशन सिमिलर एलिमेंट के साथ होगा तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है 1, 1 ये आइडेंटिटी रिलेशन है, 2, 2 इज आइडेंटिटी रिलेशन एंड 3, 3 इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का जो प्रॉपर डेफिनेशन हुआ वो हुआ सेम एलिमेंट का रिलेशन अगर सेम एलिमेंट के साथ होता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन।
पूरा का पूरा डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जितना भी सेट्स लिखे हैं उसका सबका डिस्क्रिप्शन में हम पूरा का पूरा डेफिनेशन डाल देंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन खोल के वहां से डेफिनेशंस ले सकते हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस है इसका। ठीक है, हम पहले ही बोल देते कि वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में हमको समझाना है। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझा देते हैं। आपके पास नॉर्मली मान लीजिए एक सेट है ए, और हम बोले कि ए का मल्टीप्लिकेशन आपको ए के साथ करना है। क्या बोले? ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करना है, यानी उससे कितना रिलेशन फॉर्म होगा, उससे कितना एलिमेंट फॉर्म होगा, कितना सबसेट फॉर्म होगा। अब एक सेट है हमारे पास 1 2 3, एक सेट है हमारे पास 1 2 3। अब 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास इतना ही टर्म आएगा। ठीक है, तो जब किसी भी सेट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें या दूसरे सेट को साथ मल्टीप्लाई करें और उससे जितने भी पॉसिबिलिटीज आए, मतलब जितना भी पॉसिबल एलिमेंट बने, पॉसिबल सबसेट बने, दिस ऑल आर नोन एज यूनिवर्सल सेट। जस्ट फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट बोलने का मतलब हुआ ए, मान लीजिए एक सेट लिए हम यहाँ पे 1 और 2, ठीक, और आर निकालने को बोलिएगा तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हो गया 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। अब इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं इसमें, आप लोग खुद देख लीजिए, इससे ज्यादा आपका पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनेगा बनाने का। यहाँ पे इससे ज्यादा एलिमेंट आप लिख ही नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा आप सेट लिख ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब पूरा कंप्लीट। ठीक है, मतलब एक सेट को दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उससे जितने भी पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लिकेशंस के बनेंगे, जितने भी सबसेट वहां से बनेंगे, दिस ऑल आर नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये तो था हमारे पास टाइप 1 के ऊपर, मतलब कि टाइप 1 ऑफ रिलेशन। ठीक है, मतलब एक बेसिक के बारे में बात किया रिलेशन का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में कि हमारे पास प्रॉपर टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, जो कि हम लोग को पढ़ना है और जिसपे हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन और क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि हमारे पास है क्लास 12 के अकॉर्डिंग। क्लास 12 के अकॉर्डिंग हमारा टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है क्लास 12, और हमारे पास एंट्रेंस लेवल के अकॉर्डिंग कि हमारे पास क्या क्या होता है टाइप ऑफ रिलेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में। देखिए क्लास 12 और एंट्रेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 4 तरह का रिलेशन होता है। सबसे पहला जो रिलेशन है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकेंड जो अपना टाइप ऑफ रिलेशन है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड जो अपना टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और फोर्थ जो अपना टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये 4 तरह के रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन से कि हमारे पास ये 4 तरह का रिलेशन क्या है। ठीक है, बेसिकली इस 4 तरह के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको एक यहाँ पे सेट लिख देते हैं, जिससे आप लोग को ये प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 करके हम लोग चारों पे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक सेट लिखते हैं A इक्वल्स टू A, B और C। ठीक, और जैसा कि आपको बताया था कि रिलेशन हमारे पास क्या होगा इसका, तो रिलेशन इक्वल्स टू हम बोले थे अगर A का रिलेशन A के साथ बोले तो A क्रॉस A, इसी को हम लोग बोले थे R, और इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास निकलेगा A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C और C, A, C, B और फिर C, C। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब फाइनली इसी रिलेशन के थ्रू आपको हम चारों रिलेशन को रिलेट करके समझाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले नंबर रिलेशन के ऊपर, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
देखिए अगर इसका डेफिनेशन हम लिखे तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम इसका डेफिनेशन जो लिख रहे हैं वो होता है हमारे पास इफ, ठीक है, IFF, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ होता है इसका मतलब, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा इफ A दैट इज A, belongs to R for all A belongs to capital A, ठीक है। ये बोला गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में यही बताया गया कि जब किसी भी सेट का पहला एलिमेंट का रिलेशन पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के साथ और तीसरा एलिमेंट का रिलेशन तीसरे के साथ होता है एक ही रिलेशन में, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब किसी भी सेट का पहला एलिमेंट का रिलेशन पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के साथ और तीसरा एलिमेंट का रिलेशन तीसरे के साथ होगा तो वो सेट कहलाता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पे लुक करिए आप लोग, A, बिलोंग्स टू R से बिलोंग कर रहा है, B, also belongs to R and C, also belongs to R, यानी कि ये जो रिलेशन हम लिखे हैं ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हुआ सबका यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन जो होता है हमारे पास वो होता है पहला का पहले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ, इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आप लोग के दिमाग में आया, सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक का रिलेशन हुआ, ठीक है, एक का पहला का रिलेशन पहले के साथ है और दूसरा एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के साथ है, पर तीसरा एलिमेंट का रिलेशन तीसरे के साथ नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा? नहीं, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो आप लोग बोलेंगे तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ? आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो आप यही बताए थे कि आइडेंटिटी रिलेशन में भी आप यही बोले थे कि पहला का पहले के साथ मतलब सिमिलर का सिमिलर के साथ, दैट मींस एक ही वर्ड में हम बोल देते हैं सिमिलर का सिमिलर के साथ। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में अगर मान लीजिए पहला का पहले के साथ है और बाकी कोई नहीं है तो भी वो आइडेंटिटी कहलाएगा, क्योंकि कोई एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ हुआ है, कोई एक एलिमेंट का रिलेशन उसी के साथ हुआ है, दैट मींस वो आइडेंटिटी कहलाएगा। पर रिफ्लेक्सिव के लिए कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जाता है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको तीनों ही देखना पड़ेगा, जो भी आपका सेट दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन सबके साथ होना चाहिए, ठीक है, सबका रिलेशन उसके खुद के साथ होना चाहिए, तब हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे कंप्लीटली। अगर आपके पास मान लीजिए दो एलिमेंट है ए और बी, तो ए का रिलेशन ए के साथ और बी का रिलेशन बी के साथ अगर आर में है तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ ये पहला चीज। चलिए दूसरे पे डिस्कस करते हैं, दूसरे वाले टॉपिक के ऊपर कि हमारा दूसरा वाला टॉपिक क्या है। सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, एग्जांपल लेंगे अभी इस पे हम लोग। सेकंड नंबर टॉपिक हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। चलिए इसके भी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। देखिए डेफिनेशन बोला गया कि इफ ए आर बी सच दैट बी आर ए, दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट B, A also belongs to R for all A, B belongs to capital A, ठीक है, for all A, B belongs to capital A। देखिए सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन का सिमेट्रिक रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है हमारे पास, जो सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन बोला गया वो यही बताया गया कि पहला सेट का रिलेशन अगर पहले के दूसरे के साथ हुआ, पहला एलिमेंट का रिलेशन दूसरे के साथ हुआ तो दूसरा एलिमेंट का रिलेशन भी पहले के साथ होना चाहिए। मतलब कि सिमेट्रिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर
A कॉमा B, अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R हो रहा है तो B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ऐसा नहीं हुआ, A कॉमा B बिलोंग किया R से बट B कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब फिर यहाँ पे आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आया कि सर एक बात बताइए, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखेंगे? यूजुअली आप इतना ही देखिएगा, पर आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा कि सर देखिए यहाँ पे इस पूरे रिलेशन में हमारे पास एक और चीज हम लोग देख रहे हैं, A कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो C कॉमा A भी बिलोंग्स टू R, तब भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर हमारे पास दे रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हो रहा है B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो C कॉमा B भी बिलोंग कर रहा है R से, तब भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, सिमेट्रिक के लिए तब भी, अब सॉरी सिमेट्रिक कहलाएगा तब ये। सिमेट्रिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है, सिमेट्रिक के ऊपर आपको देखना है कि पहला का दूसरे के साथ और दूसरा का पहले के साथ हो रहा है कि नहीं। बाकी आप नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, पर पहला का दूसरे के साथ और दूसरा का पहले के साथ मस्ट भी होना चाहिए, तभी तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो ये हुआ हमारे पास सिमेट्रिक का मतलब। एक सिंपल से वर्ड में बोले तो अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है उसका रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट का रिलेशन भी पहले के साथ होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, ठीक, आप लोग, या फिर हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल देते हैं, राम सीता को जानता है तो सीता भी तो राम को जानती है। राम सीता को जानता है तो सीता भी तो राम को जानती है। दिस इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, दैट मीन्स राम सीता से जुड़ा हुआ है, सीता भी राम से जुड़ी हुई है। तो ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन का प्रॉपर डेफिनेशन और सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिए। फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। इफ A R B, B R C such that A R C, that is A comma B belongs to R comma B comma C belongs to R such that A comma C belongs to R for all A comma B comma C belongs to capital A। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन। मतलब कि ट्रांजिटिव रिलेशन के डेफिनेशन में हमें दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में हमें यही रहना है कि पहला का रिलेशन दूसरे के साथ तो दूसरा का रिलेशन तीसरे के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, पहला का रिलेशन दूसरे के साथ तो दूसरा का रिलेशन भी तीसरे के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पहला का रिलेशन भी तीसरे के साथ डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R तो B कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए R से, और वहीं A कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए R से। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, पहला का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा तीसरे के साथ। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल तो समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिए राम, ठीक है, सीता, और यहाँ पे मान लीजिए एक और जन को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए रावण को मान लेते हैं। ठीक, राम, सीता और रावण, तीन जन को मान लिया यहाँ पे। अब देखिए राम का रिलेशन सीता के साथ, सीता रावण से जुड़ी हुई है। ठीक है, राम सीता से जुड़े हुए हैं, सीता रावण से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये खत्म हुई, इनका भी तो डायरेक्ट रिलेशन बन गया रावण के साथ। एक और कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, एक कोई भी एक पर्सन है XYZ नाम का, उसे लेना है एक होम, ठीक है, एक घर लेना है। ठीक है, अब वो
वो पर्सन को होम लेना है, घर लेना है, तो वो जाएगा, ठीक है, ये एक्स नाम का एक पर्सन है, ये इसको घर लेना है तो गया ब्रोकर के पास, ठीक है, ये गया ब्रोकर, बीच से यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे ब्रोकर को, स्पेस ज्यादा नहीं है तो, और फिर ठीक है एक्स नाम के पर्सन को घर लेना है तो वो गया ब्रोकर के पास, ब्रोकर गया होम के ओनर के पास, वो से ले लेते हैं, ठीक है। एक्स नाम के पर्सन को लेना है घर, ध्यान से समझिएगा, एक्स नाम के पर्सन को लेना है घर, तो वो गया ब्रोकर के पास, ब्रोकर जाके बात करेगा ओनर से, ठीक है। तो यानी कि होगा क्या, देखिए इसमें से, अब मान लीजिए ये एक्स नाम का पर्सन है आकाश भैया, ठीक है, ठीक, ये ब्रोकर है, और ये मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो आकाश भैया का जान पहचान में ही आता है, पर ठीक है आकाश भैया को अभी तक नहीं पता है कि घर उसी का है, ठीक है, पर वो जान पहचान में ही है मेरे, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पर मान के रखिए। अब ब्रोकर क्या गया, इनके पास गया, बात उठ करके चला आया, मेरे से भी बात किया, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैटर क्लोज, हमको घर लेना है, पर जब घर का मेरे को पैसा देना था तो हम भी गए वहां पे, अब मेरा भी, दैट मींस ये तीनों पर्सन क्या हुआ, एक जगह पे हुआ। अब जैसे ही ये तीनों पर्सन एक जगह पे हुआ तो हम तो बोलेंगे कि भाई ओनर को हम जानते हैं, ओनर तो मेरे जान पहचान में आता है, ठीक है, ओनर जो है वो तो मेरे जान पहचान में है। ओनर मेरे से पूछता आकाश भैया आपको चाहिए घर, अब देखिए यहां से जो हमारा ये जो बीच वाला पार्टी है दैट मींस ब्रोकर, वो क्या होगा, खत्म हो गया, वो क्या हो गया, हट गया, यानी मेरा डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो गया, ओनर के साथ। मतलब कि जिस घर के लिए हम ब्रोकर के थ्रू रिलेट थे ओनर से, अब उस घर का रिलेशन, उस घर के लिए मेरा डायरेक्ट रिलेशन हो गया ओनर के साथ, इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट हो और दूसरा एलिमेंट तीसरे से, तो पहला एलिमेंट का भी रिलेशन तीसरे के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि तीसरा एलिमेंट का रिलेशन पहले के साथ, पहला एलिमेंट का भी रिलेशन तीसरे के साथ होगा, तभी वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ सकते हैं आप लोग कि क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे यहां समझाते हैं आपको, देखिए ये जो हमारे पास सेट के फॉर्म में समझाते हैं, इसी को थोड़ा सा सेट के फॉर्म में समझाएं तो A, B belongs to R, B, C also belongs to R। तो यही देखिए ध्यान से, A, C भी हमारा बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में दैट मींस A, B belongs to R, B, C belongs to R such that, ध्यान दीजिए ये जो कॉमन पार्ट है ये हटा और पहला का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा तीसरे के साथ, यानी A, C also belongs to R होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में इतना जोर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेशन का, इसीलिए ट्रांजिटिव रिलेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है और ट्रांजिटिव रिलेशन को जान के रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारा जो चौथा और लास्ट टॉपिक आता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास चौथा जो टॉपिक हुआ वो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि अ रिलेशन इज नोन एज equivalence when it is reflexive, symmetric or transitive all, ठीक है। मतलब कि एक रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन तभी बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। मतलब कि कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि इक्विवेलेंस है कि नहीं बताइए, तो आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है हमारे पास A = ABC, ठीक है, R इसका आया है
ए बी ए सी बी ए बी 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 सी और फिर उसके बाद सी ए सी बी और सी सी। आप लोग इसमें देखिए तीनों रिलेशन वेरीफाई कर रहा है इसी के थ्रू, मतलब इसी रिलेशन के थ्रू हमारा तीनों का तीनों डेफिनेशन काम कर रहा है। दैट मींस ये जो हमारे पास रिलेशन है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों का होना जरूरी है। तो ये तो था हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट, जो भी हमारे पास रिलेशन का है कि रिलेशन में हमारे पास थ्योरी पार्ट क्या है, मेन थ्योरी पार्ट, यही हमारे पास मेन थ्योरी पार्ट है। और भी बहुत सारा रिलेशन है जो हमारे उतने काम का नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम लोग उसको भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ना एक दो क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो फाइनली डिस्कस करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या है। देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड r भी इसका दे दिए हम यहाँ पे, आपको हम रिलेशन बनाने के लिए नहीं बोल रहे। यहाँ पे हम क्या किया, r का वैल्यू भी आपको हम यहाँ पे गिवन कर दिए, यानी कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड r इक्वल्स टू 2 2 3 3 4 4 और 1 2 बी अ रिलेशन ऑन a, मतलब a के साथ रिलेशन हुआ ये, तब ये हमारे पास एलिमेंट आया। अब बोल रहा है देन a इज, क्या है ये, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो यानी कि a इज हमारे पास क्या क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, कि नन ऑफ दिस है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट, हम लोग इसी के ऊपर ध्यान देंगे। आप लोग को अगर थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा तो आप लोग आसानी से विद इन अ सेकेंड आप लोग आंसर बोल दीजिएगा कि ये क्या है, कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर नन ऑफ दीज है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये नन ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे पहला नंबर, पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यहाँ पे a का काम कर रहा है ये, ठीक है, यानी कि पहला का साथ रिलेशन तो है ही नहीं पूरे रिलेशन में। आप लोग देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, बट 1 1 नहीं है। यानी हम शुरुआत में ही बोल दिए थे कि अगर कोई भी उसमें से एक का रिलेशन एक के साथ नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे R is not a reflexive relation because 1,1 not belongs to R, ठीक है। ये पहला हो गया हमारे पास आंसर, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, एक खत्म। चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए कॉन्सेप्ट था सेकेंड नंबर, सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोग को याद ही होगा सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बताए थे कि a, b बिलोंग्स टू r सच दैट b, a भी बिलोंग करना चाहिए r से, ठीक है। तो क्वेश्चन का आइए, 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है r से, 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है r से, पर पूरे क्वेश्चन में 2, 1 है क्या कहीं पे? पूरे क्वेश्चन में हमारे पास 2, 1 कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे r is not a symmetric relation because 1, 2 belongs to R such that 2, 1 does not belongs to R। हो गया ये सेकंड स्टेटमेंट भी कंप्लीट अपना। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इसके ऊपर भी एक बार मूव कर लेते हैं। a, b belongs to R, b, c belongs to R such that
या फिर सच दैट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं, इसका साइन बना देते हैं सच दैट का, सच दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तब तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर है चीज? तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है, तो 2, 3 आना चाहिए, जबकि हम लोग देख रहे हैं 2, 3 कहीं नहीं है, ठीक। तो जब 2, 3 आएगा तो हमारे पास 1, 3 भी दिखना चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज ऑफ 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 3 does not belongs to R and 1, 3 does not belongs to R। यानी यहाँ स्टेटमेंट लिखना है R is not a transitive relation because 1, 2 belongs to R, 2, 3 does not belongs to R, such that 1, 3 also does not belongs to R। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन तो नहीं हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, नन ऑफ दिस। यानी कि हमारे पास कितना आसान होता है, देखिए आप लोग को तो हम पूरा थ्योरी वाइज लिख के कराए तो बोल के थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ हमारे पास, पर ये नॉर्मली हम लोग के पास अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हम लोग एक बार में 10 सेकंड से भी कम समय में बोल सकते हैं कि ये हमारे पास नन ऑफ दिस ऑप्शन था। तो क्लियर हुआ यहाँ पे, यही था हमारे पास रिलेशन में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका जिक्र हम आगे के वीडियो में करेंगे, तो आगे का पार्ट देखना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि आगे के पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम 7 ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास IIT JEE लेवल्स में पूछे जा चुके हैं, और प्लस 5 ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट मींस अगर हम बोले कि अगर बोर्ड एग्जाम में रिलेशन से क्वेश्चन आता है तो उस 5 में से ही आएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। यानी कि अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JEE के लिए, मींस JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्लस क्लास 12 के लिए तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 का एग्जाम्स होगा तो वो लोग को वो सब सम्स करना ही पड़ेगा। तो फाइनली आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।